आज तक काफी सारे एनिमल्स डिस्कवर हो चुके हैं। कुछ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, वहीं पर कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट कुछ बार नेचर हमें शॉक कर देता है। कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा गया था, बट उसके बाद उनको दोबारा कभी भी नहीं देखा गया, मानो कि वो पूरी तरह से गायब हो गए हो। और आज हम ऐसे ही 5 एनिमल्स को देखने वाले हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा गया था एंड अपनी डिस्कवरी के बाद वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, मिस्टीरियस लेपर्ड। वेल, साउथ अमेरिका में 11 वाइल्ड कैट की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से 8 लेपर्ड्स यानी कि अमेरिकन स्पॉटेड कैट्स की है। इसमें ऑसेलॉट, मार्गे, ऑन्सिया, पैम्पस कैट, एंडियन कैट, जेफ्रो कैट, कॉटकॉर्ड और पेंटेनल कैट आते हैं। इन सबके बीच की रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और आए दिन नए सब स्पीशीज पाई जाती हैं। इन्हीं सारे लेपर्ड्स को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानने के लिए 2001 में एक कोलंबियन रिसर्चर मैनुएल रियस गार्सिया अपने टीम के साथ अलग अलग म्यूजियम से लेपर्ड्स के स्पेसिमेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको कोलंबिया के गवर्नमेंट ने संभाल कर रखा था। इन्हीं सारे स्पेसिमेंस के बीच में उनको एक अलग तरह की स्किन देखने को मिलती है, जिसको ऑसेलॉट के स्किन की तरह लेबल किया गया था। बट मैनुएल रियस गार्सिया को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। स्किन में रोजेट्स जो कि गोल स्ट्रक्चर होते हैं लेपर्ड के स्किन में, वो बहुत ही ज्यादा अलग थे बाकी लेपर्ड से। इनकी आउटलाइनिंग शार्प नहीं बल्कि फरी थी और ये सारे एक ऑब्लिक चेन में लगे हुए थे। इस लेपर्ड के स्किन का कलर डार्क और डीप ऑरेंज कलर का था, जिसमें रेड कलर के बॉर्डर्स बने हुए थे। अगर हम साउथ अमेरिका के बाकी लेपर्ड से कंपेयर करें तो इसकी टेल भी थोड़ी छोटी थी, जिसमें अलग तरह के रिंग्स बने हुए थे। इसका फर ज्यादा डेंस था, जिसमें बाकी लेपर्ड्स के मुकाबले ज्यादा बाल प्रेजेंट थे। अगर हम फेस की बात करें तो इसके हेड के टॉप पर जो डॉर्सल क्रेस्ट था वो ज्यादा डार्क था। इसका सर बाकी लेपर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा गोल, चौड़ा और फ्लैट था। एनीवे, ये स्पेसिमेन सिर्फ और सिर्फ एक स्किन था जिसमें कोई भी हड्डियां प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए इसके बोन्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के बाद पता चलता है कि इस स्पेसिमेन को 1989 में कलेक्ट किया गया था और ये गैलेरियस वोल्केनो से 10,800 फीट ऊपर मिला था। आगे जाकर इसकी जेनेटिक रिसर्च करी जाती है और 22 इयर्स बाद यानी कि 2023 में पता चलता है कि ये लेपर्ड की एक अलग स्पीशीज थी, जिसका ये इकलौता स्पेसिमेन था। और इसको कुछ नए नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि लियोपार्डस नैरिनियंसिस, रेड टिग्रीना, नैरिनो कैट और गैलेरस कैट। ऑल्दो इसको शुरुआत में एक ऑसेलॉट की तरह लेबल किया गया था, बट आगे जाकर पता चलता है कि ये एक्चुअली में जेफरी कैट और कॉटकॉर्ड से ज्यादा सिमिलर था। सैडली ये माना जाता है कि ये स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये एक इंडेंजर स्पीशीज है जिसको दोबारा कभी भी नहीं देखा गया और ये कुछ ही टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। 2018 के बाद काफी सारे कैमरा ट्रैप सेटअप किए गए थे इस स्पीशीज को रिडिस्कवर करने के लिए, बट अभी तक इनकी कोई भी साइटिंग देखी नहीं गई है। नंबर 2, अरुणाचल पिट वाइपर। वेल, मई 2016 में एक रिसर्चर रोहन पंडित नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक बायोडाइवर्सिटी सर्वे कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमेशा न्यू स्पीशीज डिस्कवर होती रहती हैं। एक दिन रोहन और उनके लोकल गाइड रामदा विलेज के पास फॉरेस्ट से होते हुए कहीं पर जल्दी में जा रहे थे, पर बीच में रोहन के गाइड को एक स्नेक देखने को मिलता है जो कि पत्तों के बीच में छुपा हुआ था। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो स्नेक को अपने पास पकड़ कर रख लेते हैं ताकि खाली टाइम में वो स्नेक के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च कर पाए। अपने कैंप पे लौटने के बाद रोहन इस स्नेक को एग्जामिन करते हैं और इसके बारे में जानकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ये एक वाइपर की स्पीशीज थी, बिल्कुल पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाने वाले हम्प नोज वाइपर की तरह इसकी नाक भी नुकीली थी, जिसे रोहन और उसके गाइड सोचते हैं कि शायद इन्होंने अपना रेंज बढ़ा लिया होगा और किसी तरह से ये यहाँ पर आ गए। पर जैसे जैसे रोहन और उनके गाइड ने इस सांप के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करी, उनको और भी ज्यादा यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस सांप का कलर ब्राउन था और बेली पर रेड था। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक थे, जो कि बाकी और वाइपर स्नेक्स में देखने को नहीं मिलते। इस वाइपर के स्केल्स भी काउंट किए जाते हैं और वो भी बाकी वाइपर स्पीशीज से डिफरेंट निकलते हैं। आगे जाकर फाइनली इसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है और पता चलता है कि इसका सबसे क्लोज रिलेटिव टाइबेटन पिट वाइपर था। स्टिल ये दोनों स्पीशीज बहुत ही ज्यादा अलग थी, इसीलिए फाइनली 2019 में इसको एक न्यू स्पीशीज की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसको अरुणाचल पिट वाइपर का नाम दिया जाता है। बट इसकी डिस्कवरी के बाद इसको दोबारा कभी भी देखा नहीं गया और इसको अच्छे से स्टडी भी नहीं किया गया है। होपफुली आगे जाकर हमें और भी अरुणाचल पिट वाइपर देखने को मिलेंगे। नंबर 3, बनाना स्पीशीज। वेल, अभी तक तो हमने एनिमल्स की बात करी है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा गया था और उसके बाद इनको दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बनाना एक कॉमन फ्रूट है जिसकी 1000 से भी ज्यादा वेराइटीज एग्जिस्ट करती है और इसकी 68 स्पीशीज हैं, जिनमें से कुछ ही खाई जाने वाली वेराइटीज है। वेल, ऑस्ट्रेलिया में इनमें से 2 वेराइटीज पाई जाती हैं, बट एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में बनाना की 3rd स्पीशीज भी एग्जिस्ट किया करती थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड किया गया है। वेल, 1849 में एक आयरिश बॉटनिस्ट यूगिन फिट्जलन ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने आते हैं। ये अपने फ्रेंड के साथ टीम अप करके ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे नए प्लांट के स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं। एक एक्सपेडिशन के दौरान इनको एक बनाना प्लांट देखने को मिलता है जिसको इन्होंने कभी भी नहीं देखा था। इस प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे कि लीव्स और फ्रूट्स कलेक्ट किए जाते हैं और आगे जाके 1875 में इसको एग्जामिन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एक न्यू स्पीशीज थी और इसका नाम डिट्रियस रिवर बनाना रखा जाता है।
इसके बाद डिट्रियस रिवर बनाने को दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। 1956 में एक एक्सपेडिशन भी कैरी आउट किया जाता है। काफी मेहनत करने के बाद भी ये एक्सपेडिशन फेल हो जाता है और इस स्पीशीज को रिडिस्कवर नहीं किया जाता एंड माना जाता है कि ये स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नंबर 4, पॉकेट शार्क। 1979 में चिले के कोस्ट के 1300 किलोमीटर दूर एक छोटी शार्क पाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक और अजीब थी। इसके पास बिल्कुल एक हैमरहेड शार्क की तरह बल्बस हेड था। इसका साइज 40 सेंटीमीटर था और ये समुद्र से 330 मीटर नीचे नासा सबमरीन रिज में पाई गई थी। ये शार्क सिर्फ अपने शेप के चलते यूनिक नहीं थी बल्कि इसके बॉडी के पास लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी थी और इनके फ्रंट फिन्स में कुछ पॉकेट्स भी थे जिनका काम क्या है ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि इस पॉकेट में बायोल्यूमिनेसेंस फ्लूइड है जिसका यूज करके ये अपने बॉडी में लाइट जनरेट कर सकते हैं। ये मेटिंग डिस्प्ले के लिए भी हो सकता है जिससे ये दूसरे शार्क को अट्रैक्ट करते होंगे या फिर ये दूसरे शार्क से बात करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही एक सिमिलर फीचर साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाई जाने वाली टेल लाइट शार्क में भी देखने को मिलता है। यही रीजन है कि इस शार्क का नाम पॉकेट शार्क है, बट इसके बाद ये दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिली। ऑल्दो 2010 में मैक्सिको में एक 10 यूनिवर्सिटी की रिसर्चर की टीम स्पर्म वेल्स को स्टडी कर रही होती है, जिसके बीच में वो एक छोटे पॉकेट शार्क को कैप्चर कर लेते हैं जिसकी साइज सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर थी। ये एक छोटी स्पर्म वेल की तरह दिख रही थी। ऐसा माना जाता है कि ये पॉकेट शार्क के स्पीशीज से ही बिलोंग करती है, बट और भी ज्यादा स्टडी करने के बाद पता चलता है कि ये पॉकेट शार्क नहीं थी, क्योंकि इस वाले शार्क और पॉकेट शार्क के वर्टिब्रे के नंबर्स डिफरेंट थे। तो हाँ, ऑफिशियली पॉकेट शार्क को कभी भी दोबारा देखा नहीं गया है। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी यूनिक और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।